यदि बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स, हमारा नया चैप्टर। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वेव थ्योरी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों हम लोग केवल रे कॉन्सेप्ट के मदद से लाइट के प्रोपगेशन को क्यों नहीं समझ सकते हैं। लाइट के इतने सारे फिनोमिनन्स हैं। फिनोमिनन्स मतलब वो सारे कार्य जो लाइट कर सकती है, वो सारे काम हम लोग अकेले रे की मदद से क्यों नहीं समझ सकते, इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे। और वेव ऑप्टिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे की स्टोरी भी समझेंगे। ये बहुत लंबी स्टोरी है और काफी लंबे अंतराल में 200-300 सालों के अंतराल में इसको जो है मतलब इसको हम लोग जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1637 से, जिसमें डिस्कार्टेस करके एक बंदा था जिन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था, कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ रे प्रोपगेशन, लाइट के प्रोपगेशन के लिए कि किस तरीके से लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है। अगर आपके रूम में एक सोर्स ऑफ लाइट है तो उस सोर्स से लाइट आसपास में कैसे जाती है, इसके लिए उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था, दैट इज कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट। अब इस कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट में कॉर्पस्क्यूल्स जो होते थे, कॉर्पस्क्यूल्स मतलब एक मैटर पार्टिकल होते थे। इनफैक्ट ये मीडियम के ही पार्टिकल्स हुआ करते थे और ये पार्टिकल्स लाइट को कैसे प्रोपगेट करते थे, ये समझाया था डिस्कार्टे ने अपने कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट में। इस थियोरी की मदद से इन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन बखूबी समझाया, बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। इसका मतलब यह है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसके पहले से लोग बाग जानते थे। इसके पहले से हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पता था। इसके पहले ही, इस समय के पहले ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आ चुके थे। ओके, तो इन सारे घटनाओं को एक एक करके समझाया था डिस्कार्टे ने। इन्होंने रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझाया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझाया। मगर इस थ्योरी के अंदर में जो मॉडल के अंदर में जो आइडिया था, वो बहुत हद तक साउंड के फिनोमिनन को लेकर के इस मॉडल को बनाया गया था। आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा है साउंड में कि साउंड की स्पीड डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम लोग मीडियम को डेंसर करते जाएंगे, साउंड की स्पीड बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे लाइट की स्पीड एयर में होती है 340 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। एयर के अंदर में साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड, मगर वहीं पे स्टील में इसकी स्पीड होती है 6000 मीटर पर सेकेंड। कहां 340 मीटर पर सेकेंड, कहां पे 6000 मीटर पर सेकेंड, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। साउंड की स्पीड डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है। और कुछ इसी लॉजिक के हिसाब से डिस्कार्टे के मॉडल के अंदर में कुछ ऐसा था कि जब भी कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो लाइट हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। लाइट जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो ऐसे जाके टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाती है। तो इन्होंने बताया था कि जब भी लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, लाइट की स्पीड बढ़ेगी, ऐसा इनके प्रपोजल में था। तो इस मॉडल के अंदर में इन्होंने प्रेडिक्ट किया था दैट इन डेंसर मीडियम लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन रेयरर मीडियम। इन डेंसर मीडियम लाइट ट्रेवल्स फास्टर। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती थी, इस मॉडल में इसने बताया गया था। इसके कई सालों के बाद जो आइजैक न्यूटन थे, हम लोगों को पता है आइजैक न्यूटन एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, और इन्होंने बहुत आसान सी भाषा में चीजों को एक्सप्लेन करना हमें सिखाया है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप की चीजों को न्यूटन ने
बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। न्यूटन की जो एक्सपर्टीज थी वो थी मैकेनिक्स में, काइनेमेटिक्स में इनकी एक्सपर्टीज थी। लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने दिए हुए हैं, ग्रेविटेशन के लॉज न्यूटन ने दिए हुए हैं, और न्यूटन ने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जो पहले से किसी ने बता दिया था और उसको आसान भाषा में न्यूटन ने अपने को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन सारे के सारे न्यूटन के गैलीलियो गैलीली के थे। गैलीलियो गैलीली आप देख सकते 1564 से 1642 तक के थे, और इन्होंने जो है लॉज ऑफ मोशन दिए थे। और जिस साल इनकी मौत हुई थी उसी साल आइजैक न्यूटन का जन्म भी हुआ था, आप देख सकते हैं। जिस साल गैलीलियो गैलीली खत्म हुए थे उसी साल आइजैक न्यूटन बॉर्न हुए थे इंग्लैंड में, और इन्होंने गैलीलियो गैलीली की बहुत अच्छे से सारी चीजों को स्टडी किया। इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में लॉज ऑफ मोशन को समझाया, मगर न्यूटन ने बहुत क्रिस्प लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में उसी चीज को समझाने की कोशिश की। इसीलिए गैलीलियो गैलीली से ज्यादा नाम न्यूटन का हुआ है। गॉट द पॉइंट। उसी तरीके से आइजैक न्यूटन ने जैसे इनकी थ्योरी को एक्सप्लेन किया, आइजैक न्यूटन ने डिस्कार्टे की थ्योरीज को भी एक्सप्लेन किया है। डिस्कार्टे की थ्योरी को जो है फर्दर डेवलपमेंट का काम आइजैक न्यूटन ने स्टार्ट किया था, और उन्होंने एक किताब लिखी थी जो उस जमाने में बहुत फेमस हुई थी, जिसका नाम था ऑप्टिक्स। स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा होगा आपको, मगर इसी तरीके की स्पेलिंग लिखी थी, OPTIKS। ऑप्टिक्स जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा लिखी हुई किताब थी। इस किताब में इन्होंने कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट को भरपूर एक्सप्लेन किया। इसका मतलब यह है कि इन्होंने पूरी तरीके से डिस्कार्टे को सपोर्ट किया, जिस तरीके से गैलीलियो को सपोर्ट किया था मैकेनिक्स में। लाइट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया डिस्कार्टे की थ्योरी। ओके, बिकॉज ऑफ द ट्रिमेंडस पॉपुलैरिटी ऑफ ऑप्टिक्स, कॉर्पस्कुलर मॉडल वाज वेरी ऑफन कंट्रीब्यूटेड टू न्यूटन। एक्चुअल में न्यूटन का मॉडल नहीं था, ये मॉडल तो डिस्कार्टे का था, मगर डिस्कार्टे के मॉडल को चूंकि बेहतर तरीके में प्रोजेक्ट किया गया न्यूटन के द्वारा, इसीलिए ये थियोरी कई बार लोग ऐसा भी बोलते कि न्यूटन की ही थ्योरी है, जबकि ये थ्योरी ओरिजिनली डिस्कार्टे की थी। अच्छा, अब चूंकि न्यूटन मैकेनिक्स में बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं, ढेर सारी प्रपोजल्स दिए, बहुत सारे लॉस दिए हुए हैं, इसीलिए न्यूटन ने कुछ वहां के कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर डाले। कुछ इस तरीके से था, अगर इस थ्योरी को हम समझे, कॉर्पस्क्यूल्स जो होते हैं मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, इनफैक्ट मीडियम के पार्टिकल्स। तो उन्होंने ये बताया, अगर मेरे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है, अगर मेरे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है, तो वहां से कुछ हीटेड पार्टिकल्स, या जो पार्टिकल्स जिनके पास हीट होती है, एनर्जी होती है, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी से दंदनाते हुए इधर उधर भागते हैं। कुछ तेजी से भागते हैं, और ये तेजी से भागते हुए जिस भी टारगेट के ऊपर गिरेंगे, ये उसकी परछाई बनाएंगे, उसके अंदर में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें होंगी। इनफैक्ट ये टारगेट हमें दिखने भी लग जाएगा। तो ये मॉडल के हिसाब से इन्होंने, इनफैक्ट ये रे मॉडल था प्राइमरीली, अगर आप समझे तो, कि लाइट रेज जो है वो कुछ इस तरीके से रे के तरीके से यहां से यहां जाएगी। ठीक है, मगर जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, आगे बढ़ते गए, तो हमें पता चला कि इसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम ये है कि इनके हिसाब से लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और लाइट का जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल होगा जिसको हम कॉर्पस्क्यूल बोलते हैं, इसके पास खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है जिसके द्वारा ये भागता है। मोर द काइनेटिक एनर्जी मोर विल बी द स्पीड, कुछ इस तरीके से इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया। और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से
बहुत सारी चीजें कन्विंसिंग तरीके में हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक रूम है, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई रूम है और इस रूम में मान लीजिए एक विंडो है और इस विंडो से लाइट एंटर कर रही है। अगर इस विंडो से लाइट एंटर कर रही है तो लाइट कुछ इस तरीके से जानी चाहिए इस मॉडल के हिसाब से, और लाइट केवल इतने रीजन में, यहां पे केवल लाइट का ऑब्जर्वेशन हमें दिखना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। हम लोग भी अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि अगर हम रूम का एक खिड़की खोल दें तो पूरे रूम में लाइट भर जाती है, मगर यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे कि लाइट ऐसे कैसे फैल जाती है। फिर यहां पे स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट आया कि भाई कि जब कोई लाइट किसी पार्टिकल के ऊपर टकराती है तो लाइट जो है इधर उधर फैल भी जाती है कुछ इस तरीके से। तो इन्होंने बताया कि कुछ इस तरीके से लाइट का प्रोपगेशन होता होगा और पूरे रूम के अंदर में लाइट आ जाती होगी, मगर इसके अलावा भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, और वो कुछ ऐसे कि जैसे साउंड जो है, अगर मान लीजिए मैं इस रूम में कुछ बोल रहा हूं तो मेरी आवाज बगल के रूम में भी जाएगी। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग अपने घर में रात में अगर कोई एक छोटा सा नाइट लैंप जलाएं और अगर हम लोग रात में मान लीजिए किसी कारण से उठते हैं तो हम देखते हैं कि उस छोटी सी लाइट से भी हमें पूरा घर चमकता हुआ दिखता है, पूरी रोशनी में क्लियर कट दिखती है। उस छोटी सी रोशनी से हमारे रूम के अंदर में भी रोशनी आती, मतलब लाइट स्ट्रेट ना जा करके ऐसे मुड़ के आपके रूम में भी जा सकती है। ऐसा क्यों होता है, ये इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन इस मॉडल में नहीं था। ओके, तो ये मॉडल के अंदर में मतलब कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थे जिसके कारण बहुत सारे फिनोमिनन्स नहीं समझा पा रहे थे। जैसे जब दो लाइट आपस में मिलती है तो क्या होता है, जिसे हम इंटरफियरेंस कहते हैं। लाइट की बेंडिंग क्यों होती कॉर्नर्स में, वो भी चीज ये समझा नहीं पा रहे थे हम, जिसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमिनन्स थे जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, मगर उस टाइम पे चूंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती थी, इसीलिए हम लोग जो है इसके अलावा कोई हमारे पास दूसरा मॉडल था नहीं। मगर आप देखेंगे कि जो क्रिस्टियन हाइजीन है ये लगभग उसी टाइम के, अब आप देख सकते हैं न्यूटन का बर्थ हुआ 1642 में, क्रिस्टियन हाइजीन का बर्थ हुआ 1629 में, मतलब 13 साल बड़े थे क्रिस्टियन हाइजीन न्यूटन से 13 साल बड़े थे, और इन्होंने भी अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए थे, और ये भी अपने आप में बहुत बड़े मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर थे, फिजिसिस्ट थे और इन्वेंटर थे। इन्होंने जब अपने मॉडल को प्रपोज किया न्यूटन के मॉडल के पैरेलल में, तो इनको काफी रेजिस्टेंस सहन करनी पड़ी। और ऐसा नहीं है कि इनका मॉडल जो है ठीक नहीं था या इसको कोई तवज्जो नहीं दे रहा था, मगर न्यूटन के सामने हाइजीन जो है उनके कॉन्सेप्ट को कोई सुनने वाला नहीं था। इनका डोमिनेंस था उस समय, आइजैक न्यूटन का इतना डोमिनेंस था कि उसके इनके कॉन्सेप्ट को सुनने के लिए मतलब कोई इतना इंटरेस्ट दिखाता नहीं था। ओके, अब हम पहले थोड़ा हाइजीन के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते कि हाइजीन एक्चुअल में क्या थे। हाइजीन जो थे, जैसे मैंने बताया, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट और इन्वेंटर थे, बहुत ग्रेट इन्वेंटर थे ये अपने जमाने के। इन्होंने उस जमाने में इन्होंने जो है पेंडुलम क्लॉक बना दी थी 1665 में, जो कि अभी 50-60 सालों के पहले तक के पेंडुलम क्लॉक्स चली हैं, और इनफैक्ट अभी कुछ साल पहले तक पेंडुलम क्लॉक्स बहुत सक्सेसफुली चलती थी, और उसका भी डिस्कवरी जो है क्रिस्टियन हाइजीन ने ही किया था। जो हमारा प्लैनेट है सैटर्न प्लैनेट के चारों तरफ जो रिंग्स होती हैं, इन रिंग्स के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था क्रिस्टियन हाइजीन ने, और ये भी बताया था कि सैटर्न का एक मून भी है और उस मून का नाम टाइटन है, और इन सब चीजों को उन्होंने फिजिकली ऑब्जर्व किया था
उनके खुद के द्वारा बनाए गए टेलीस्कोप से, और वो टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन उस जमाने में 50x था। तो एक रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप बनाया था इन्होंने, जिससे इन्होंने बहुत प्रिसाइज ऑब्जर्वेशंस दिए थे जो आज तक सही चले आ रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां इन्होंने दी थी। इनफैक्ट जो बेसिक फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, वो इन्होंने ही दिया हुआ है। इसके अलावा वेव थ्योरी, जो उस जमाने में एक्सेप्ट नहीं हुई थी वेव थ्योरी, और हम इस वेव थ्योरी को इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। क्रिस्टियन हाइजीन की थ्योरी पढ़ी जाएगी, मगर हमारा डिस्कशन अभी इस चीज में चल रहा है कि न्यूटन की थ्योरी को हमने क्यों उस जमाने में माना, आज क्यों नहीं मान रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक वेव थ्योरी प्रपोजल दी थी, एक वेव थ्योरी का प्रपोजल दिया था, और ये टाइम था 1678, जो कि आप देख सकते हैं कि 1678 काफी लेटली टाइम है, जब आइजैक न्यूटन जो है उनकी थ्योरी के आसपास ही इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। और इस थ्योरी के अंदर में ये पूरी तरीके से जो है ज्योमेट्रिकल मॉडल था, ये ज्योमेट्रिकल मॉडल था। ज्योमेट्री की मदद से ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लाइट कैसे चलती होगी। इनफैक्ट लाइट का रियल नेचर, चूंकि वो तो फोटोन से बनी होती है, रियल नेचर तो सच में अभी तक बहुत सारा अनएक्सप्लोर्ड है, मगर इन्होंने एक ज्योमेट्रिकल मॉडल बनाया था जिसके थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि लाइट कैसे प्रोपोगेट होती होगी। इसके लिए इन्होंने एक ज्योमेट्रिकल मॉडल प्रपोज किया था, और इस चैप्टर में भी हम लोग वही मॉडल पढ़ेंगे। दिस मॉडल प्रिडिक्टेड दैट व्हेन लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब लाइट रेस जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएंगी, तो लाइट रेस जब भी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी तो इनकी स्पीड कम हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन था न्यूटन की थ्योरी से। न्यूटन की थ्योरी के अंदर में डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल फास्टर करती थी, और इनके हिसाब से डेंसर मीडियम में लाइट जो है स्लो चलती है, उसकी स्पीड घट जाती है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन था न्यूटन के मॉडल में और हाइजीन के मॉडल में। और इस मॉडल को डिस्कशन करने के लिए कई बार हाइजीन न्यूटन के पास भी आए थे, ये इनसे मिले भी, कई बार उन्होंने डिस्कशन किया कि यार आपके मॉडल में ये प्रॉब्लम है, आप इस मॉडल को थोड़े दूसरे व्यू से, एंगल ऑफ व्यू से देखिए तो प्लीज आपको ये चीज समझ में आएगी। मगर चूंकि उस टाइम न्यूटन का इतना दबदबा था, इतना बड़ा नाम था न्यूटन, कि न्यूटन के नाम के आगे इनका काम जो है वो थोड़ा फीका पड़ गया। ये बेसिक कारण है जिसके कारण हाइजीन का जो मॉडल है वो उस टाइम नहीं चल पाया। ठीक है, यहां पे देखिए क्लियरली मैंने किताब से ही लिखा हुआ है, वेव थ्योरी वाज नॉट रेडियली एक्सेप्टेड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ न्यूटन्स अथॉरिटी। न्यूटन की इतनी तगड़ी अथॉरिटी थी उस जमाने में कि न्यूटन किसी चीज में अगर न्यूटन गलत हो जाते वो भी उनको एक्सेप्टेबल नहीं था, और अगर वो इसको सही बोल देते तो अपने आप ही खुद गलत हो जाते हैं। इसीलिए न्यूटोनियन अथॉरिटी, और इसके बाद भी लगभग 150 साल तक के हम न्यूटन के ही मॉडल को लेकर के चल रहे थे, मतलब यही कॉर्पस्कुलर मॉडल ही चल रहा था। उसके कई सालों के बाद 1850 में, मतलब लगभग 172 ईयर्स के बाद, 172 ईयर्स के बाद, क्योंकि 1665 में इन्होंने अपना मॉडल का प्रपोजल दिया था, इसके बाद में 1665 में नहीं, 1678 में इन्होंने अपना मॉडल प्रपोजल दिया था 1678 में, और 1850 में फोकॉल्ट ने प्रूव किया था बकायदा एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। मगर कितने साल बाद? 172 ईयर्स के बाद, मतलब उनके वर्क प्रपोजल के 172 ईयर्स के बाद इनको मतलब ये पता चला कि हाइजीन सही बोल रहे थे। इस टाइम तक के न्यूटन गलत प्रूफ हो चुके थे।
एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया जा चुका था फोकॉल्ट के द्वारा। ठीक है, 1801, वैसे तो स्टार्ट पहले से ही हो गया था मगर कंफर्मेशन 1850 में मिला। 1801 में थॉमस यंग का एक मॉडल इन्होंने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये डेनिस गैबोर का एक बहुत गजब का स्टेटमेंट है। वो रॉयल सोसाइटी के बहुत बड़े मेंबर थे और उस जमाने में डेनिस गैबोर ने थॉमस यंग के बारे में बताया था कि ये दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर में लाइट के साथ लाइट मिला के हम अंधेरा भी पैदा कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है, मगर इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप तैयार किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर में ये प्रूव किया कि लाइट के साथ लाइट का मिला करके हम लोग अंधेरा भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये बहुत रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था उस जमाने का। तो थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट को इस मॉडल से अच्छे से समझा जा सकता था। थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये इसके मॉडल को हम लोग प्रूव कर सकते थे, या ऐसा कह सकते हैं इस मॉडल की मदद से हम इनका एक्सपेरिमेंट भी प्रूव कर सकते थे। और ढेर सारे एक्सपेरिमेंट हुए इस बीच 1801 से 1850 के बीच 40-50 साल के दरमियान ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और इन सभी एक्सपेरिमेंट में हमें कंफर्म पता चल गया कि इनकी बताई हुई बात एकदम सही थी। इनका जो मॉडल था इस मॉडल से काफी बेहतर था। इस चैप्टर में हम लोग यही मॉडल पढ़ेंगे। थोड़ी सी आगे की जानकारी देख लेते हैं। इन दीज 40 to 50 years many experiments were carried out for interference and diffraction and found that wavelength of light is extremely small। इसका मतलब यह है कि इस मॉडल से हम यह भी बता सकते थे कि अगर आप इस रे को जरा सा मैग्नीफाई करके देखोगे ना, अगर आप इस रे को मैग्नीफाई करके देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ये दूर से देखने पे बड़े व्यू में आपको रे दिखती है, मगर इनफैक्ट ये इस तरीके से चलती है। अब आप दूर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये रे ऐसी जा रही है, मगर यदि मैग्नीफाई करके देखेंगे तो रे ऐसी जा रही होगी। ये चीज कन्विंसिंग तरीके में हम लोग को बताता है कि ये जो है मैक्रोस्कोपिक व्यू है और जो रियल माइक्रोस्कोपिक व्यू है वो इनका सही है। मोटे मोटे तौर पे हम मान सकते सही है, मगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में उसमें ढेर सारी गलतियां हैं। उसके बाद में और इसकी वेवलेंथ भी देखिए, वेवलेंथ बहुत छोटी है। जैसे येलो कलर की वेवलेंथ है 0.6 माइक्रोमीटर, जो बहुत कम होता है, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते इतना छोटा। तो लाइट अगर ऐसी चल भी रही होगी तो हमें तो ऐसे लगेगा जैसे स्ट्रेट चल रही है। ये वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। In 1855, Maxwell predicted that light is electromagnetic wave. It can travel in vacuum with maximum speed of 3 × 10⁸ meter per second. तो 1855 में मैक्सवेल ने ये कंफर्म किया कि लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एक्स रेज, गामा रेज हैं, वैसी विजिबल लाइट भी होती है। जैसे माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स होती है, वैसी विजिबल लाइट भी होती है। ठीक है, हाँ, मगर इसका वेवलेंथ काफी कम है और ये ट्रैवल वैक्यूम में भी कर लेती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वैक्यूम में ट्रैवल कर लेती है। तो ये वैक्यूम में कैसे ट्रैवल कर लेती है? तो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। वैक्यूम में लाइट जब ट्रैवल करती है, चूंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है जो आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर चलता है। अगर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऐसे चल रहा है तो मैग्नेटिक कंपोनेंट ऐसे चलता है, तो कुछ दोनों कंपोनेंट्स एक साथ ऐसे ऐसे चलते हैं। तो जब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट टाइम डिपेंडेंट, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जब खत्म होने वाला रहता है तो वो अपना मैग्नेटिक कंपोनेंट बना लेता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को रीजनरेट करता है।
इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इंटर्न वापस से मैग्नेटिक कंपोनेंट को रीजनरेट करेगा और ये आपस में एक दूसरे को रीजनरेट करते रहते हैं और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम विद द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था वेव ऑप्टिक्स का। अब इस वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम डिटेल में सबसे पहले हाइजेंस का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसका मॉडल समझेंगे कि किस तरीके का ज्योमेट्रिकल मॉडल था और इस मॉडल के थ्रू हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये जो बेसिक आइडिया है इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। मिरर से किस तरीके से वेव फ्रंट्स निकलते इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले आप इस इंट्रोडक्शन को ध्यान से समझ लें और उसके बाद फिर हम लोग हाइजीन का मॉडल समझते हैं। ओके, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए।